वेलकम टू आई फेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे हो। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ बहुत स्टूडेंट्स हो। सारे स्टूडेंट्स का नाम तो बताइए है, फिर भी मैं नहीं ले रहा हूँ आज, क्योंकि आप देखिए नया एक स्टूडेंट है आज हमारे बीच में, अबिया खान। शी इज आस्किंग दैट सर दिस इज माय फर्स्ट क्लास, कैन आई टेक दिस? अबिया खान जरूर आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पे एप्टीट्यूड में जो टॉपिक्स होता है आपको अलग अलग होता है, राइट? दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड। हाँ, ऑब्वियस एक बात है, जो स्टूडेंट्स पहले से क्लासेस ले रहे हैं उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो चुका है, ठीक है? तो आप एक काम करिए, आबिया, यस आबिया, एक काम करिए, आज जो लेक्चर्स आपको मिल रहा है ये आप देखते जाइए। इसके बाद जब लाइव बैच आएगा तब भी आपको पहला क्लासेस मिल ही जाएगा। ऐसे भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहा है, लेकिन लाइव क्लासेस भी मिल जाएगा, तो आप जरूर अटेंड करिए। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सो ऑन जो भी लेक्चर्स आने वाला है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है आबिया? तो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर जाइए, ठीक है? जो भी आपका फ्रेंड्स है उन लोगों को अगर कोई दिक्कत हो रहा है प्लीज बताइए, प्लीज प्लीज बताइए, ठीक है? ग्रेट। यस, वेलकम आविया। एस महिमा सेड, वेलकम आविया टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। यस यस यस, बहुत मजा आने वाला है। आप देखना, देखिए बुक में तो बुकिश नॉलेज होता ही है, लेकिन एप्टीट्यूड वाला पोर्शन में आपको सोचना होता है। आप देखिए ये एक ऐसा पोर्शन है, जो भी आए हो आपको बता दूं मैं, इस पोर्शन में आपको एग्जाम हॉल में जाके फोकस करना होता है क्वेश्चन में कि कैसे खुद कर सकते हो आप, राइट? ना कोई फॉर्मूला ना कुछ चीज, ऐसा नहीं कि आप याद करके जाओगे और एग्जाम में वही चीज आएगा। ज्यादातर क्या होता है स्टूडेंट, हाँ ये बात सही है, अगर आप लाइफ साइंस हो, केमिस्ट्री के हो, तो आप देखना बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन भी इस साल आपको मिल गया था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स, मैं हर बार स्टूडेंट को बताता हूं, यू मस्ट हैव सेल्फ बिलीव। आपको खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, खुद के ऊपर डिपेंड करके आपको एक ऐसा प्रिपरेशन लेना चाहिए जिसमें चाहे सीएसआई नीट हो, गेट हो, कोई भी एग्जाम होना, सारे एग्जाम में आप अच्छे परफॉर्म कर पाओगे। और ये तभी होगा थोड़ा बहुत अगर मेहनत जो चीजें मैं बता रहा हूं इसके ऊपर आप करोगे, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक है? तो आज का क्लास में देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन 2 है, तो दैट मींस डेटा इंटरप्रिटेशन 1 का क्लास ऑलरेडी हो चुका है जो कल था, राइट? तो डेटा इंटरप्रिटेशन 1 का क्लास जो कल था वो हो चुका है, उसमें आप देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजों के बारे में बात हुआ है। डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आपको पता है टेबल, बार डायग्राम, ठीक है, लाइन ग्राफ, ये सारी चीजें कुछ चीजों को लेकर जो काम हम करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे ग्राफ के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो स्पेशली आज बात करेंगे ऐसे कुछ क्वेश्चनों के ऊपर स्टूडेंट, और हम सीखेंगे उस क्वेश्चनों के माध्यम से कि कैसे इन क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हो आप, कैसे किस आइडियाज के बेसिस पे आप अच्छे काम कर पाओगे, ठीक है? तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं क्वेश्चन का, कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल आया था सीएसआई नीट पे, ठीक है? तो ये सवाल पहले पढ़िए, और एप्टीट्यूड मतलब नेचुरल एबिलिटी है कुछ करने का, तो आप लोग खुद ट्राई करिए इसको करने का, निकालने का, ठीक है? तो आप लोग पूछा जाता है सही, नोटिफिकेशन नहीं आई थी कल, ओके ठीक है, आज आ गया ना नोटिफिकेशन, राइट? नोटिफिकेशन नहीं आया है, किसका नोटिफिकेशन नहीं आया बताइए थोड़ा, कौन सी बैच में हो आप? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। केमिकल साइंस 21 फरवरी, तो पूछा जाता है आपका नोटिफिकेशन में दिक्कत हुआ, राइट? अच्छा, मेरा भी नहीं आता था, कंप्लेन करने में आने लगा। देखिए कभी कभार दिक्कत हो जाता है, जरूर ये फिक्स हो गया या ठीक है स्टूडेंट, कल नहीं था आज आया, ओके आई गॉट योर पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, बर्ड लिव्स द नेस्ट एंड फ्लाइज अवे। देखिए तृप्ति दोले बता रहा है कि सर 3 शुड बी द करेक्ट। देखिए क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए। A bird leaves its nest and flies away. Its distance x from the nest is plotted as a function of time. Which of the following plots cannot be right? A bird leaves its nest and flies away. Its distance x from the nest is plotted as a function of time t. Which of the following plots cannot be right? कौन सा प्लॉट सही नहीं हो सकता? तो जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन में ये गलती बहुत होता है, तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, ये कैनॉट बी राइट पे बहुत अच्छे से मार्क करना, ठीक है? आपको लग जाता है ये राइट क्या हो सकता है, और आप जल्दी से गलती करके एक आंसर देकर आते हो, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं, बहुत खूब। तृप्ति दोलोई, विकास, रोहन, महिमा, आईमन, चंद्रानी, दिव्या पटेल, पूजा यादव, हर्षिता, रूपाली, बहुत खूब। अच्छा, अभी बता रहा है ग्राफ प्रेडिक्ट करना नहीं आता, सब आ जाएगा। अभी थोड़ा फोकस रखिए आप, ठीक है? तरंगिनी बता रहा है 3, उज्मा बता रहा है 3, शानी पंडा बता रहा है 3, वेरी गुड। चलिए ठीक है, मुंशी बता रहा है 3, वेरी गुड। नंदिनी बता रहा है 3, बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया। आई लाइक टू लिसन फ्रॉम यू पीपल, ठीक है? तो पहले आपसे सुन लेता हूं, फिर आई जस्ट आस्क यू द थिंग्स, ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं देख सकता हूं तृप्ति दोलोई आपने बताया, विकास ने बताया, ठीक है? बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों ने बताया, फैंटास्टिक, ठीक है? चलिए बहुत सारे स्टूडेंट तो बता चुका है यहाँ पे, ठीक है? तो आई लाइक टू आस्क टुडे, अच्छा थोड़ा टाइम लेकर सोच कर बताया। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ चंदा रानी, दिव्या पटेल, आप लोग सेकंड लॉट का स्टूडेंट हो जो बताया है आपने, तो आपसे कुछ पूछ लेता हूँ आज मैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ दिव्या पटेल को। दिव्या, अगर आप अनम्यूट करके थोड़ा बताओगे कैसे सोचा तो बहुत अच्छा होगा। हेलो दिव्या पटेल, आर यू देयर? हेलो दिव्या पटेल, आर यू देयर? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अच्छा, यू आर आउटसाइड, ओके। तो चंदा रानी, यू वांट टू से, चंदा रानी यू वांट टू से, आपने कैसे सोचा? देखिए जल्दी बताना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? जल्दी बताइए कौन बताना चाहते हो। रोहन, रोहन बताइए, अनम्यूट करके रोहन बताइए जल्दी जल्दी। देखिए टाइम बहुत कीमती है, ये वेस्ट नहीं कर सकते हम। वेरी गुड इवनिंग रोहन, बताइए। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं देखिए, आप ये देखा आपने, इसका वैल्यू है तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट? तो बहुत अच्छा सोचा, लेकिन देखिए ये भी तो जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है ना, बहुत करीब है, बहुत शार्प चेंज हुआ है, लेकिन स्टार्ट तो जीरो से ही हुआ है ना, यहाँ से शुरू ही हुआ है, ठीक है? आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, गॉट योर पॉइंट। तो देखिए रोहन, आपको जब आंसर बताना है अभी, क्या आप हर एक ऑप्शन को लेकर बता सकते हो? कौन है यहाँ पे जो हर एक ऑप्शन को लेकर मुझे बताओगे, ठीक है? कि ऑप्शन 1 का मीनिंग क्या है, ऑप्शन 2 का मीनिंग क्या है, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, कौन बताना चाहते हो अच्छे तरीके से? कौन बताना चाहते हो स्टूडेंट्स? अच्छा, शायद शायद ने बताया, अबू बकर आपने बताया, आप बताना चाहते हो, बताइए। यस महिमा, आप तो बताते ही हो, बहुत बढ़िया, आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है। शायद अबू बकर, बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ और बताइए। वेरी गुड इवनिंग, बहुत अच्छा। तो आप पहले बताइए ये पिक्चर 1 का मीनिंग क्या है? राइट,
वेरी गुड, ये डिस्टेंस है राइट, और ये नेक्स्ट मतलब घर से, बार्ड का घर से ये उड़ रहा है, सो द डिस्टेंस इट विल कवर इट विल बी प्लॉटेड ओवर हियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अभी बताइए। ओके, नहीं नहीं आपने समझा नहीं, मुझे आप एक एक करके बताइए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसर, आप मुझे लॉजिकली बताइए ऑप्शन 1 का मीनिंग क्या है। वेरी गुड, तो देखिए ऑप्शन 1 का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस जो है कंटिन्यूअसली ज्यादा हो रहा है। मतलब अगर आप देखोगे कि ये जो बर्ड्स है ये कांस्टेंट वेलोसिटी ये फ्लाई कर रहा है। क्यों कांस्टेंट वेलोसिटी, ये वर्ड यूज किया मैंने, क्योंकि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में फ्लाई करेगा तब भी तो जाके एज पर द टाइम एक कंटिन्यूअसली डिस्टेंस वो बढ़ते जाएगा, लीनियर रिलेशनशिप आएगा राइट। तो देखिए ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा एक बर्ड है जो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी में दूर तक जाता रहा है, ठीक है, ये चल रहा है अपनी खुशी में, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा बर्ड। अभी ऑप्शन 2 बताइए, ऑप्शन 2 में क्या इशू हो सकता है। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, ऐसा बात नहीं, क्वेश्चन में बताया गया है बर्ड लिव्स इट्स नेस्ट एंड फ्लाइज अवे, ठीक है, इट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द नेस्ट इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अभी बर्ड दूर पे भी जा सकता है, सामने भी आ सकता है, फ्लाइज अवे मतलब ऐसा नहीं कि जाता रहा है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, तो ये इसीलिए पॉसिबल नहीं है, ये समझ गलत है, आपको बोलना चाहिए देखिए ये बिल्कुल पॉसिबल है, आपको बताया गया कैन नॉट बी राइट, तो ये भी तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ना शायद अबू बकर। अबू बकर आप देखिए, अगर आपको वो समझ में आ रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, बताया गया कैन नॉट बी राइट कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए ये भी बिल्कुल पॉसिबल है ना, ये बर्ड एकदम नेक्स्ट से जर्नी शुरू किया, पहले जीरो था घर पे ही था, उसके बाद एक दूरी तक गया, उन्होंने एक दूरी तक वो ट्रैवल किया, ट्रैवल करने के बाद वो लौट रहा है, क्या बताया मैंने, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ये ट्रैवल किया और ट्रैवल करने के बाद ये लौट रहा है फिर से, तो लौट जब रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, और घर के सामने एक डिस्टेंस पे आके वो घूम रहा है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा बात तो होता है ना, वो घूमने के लिए गया फिर लौट कर चला आया, क्योंकि देखिए डिस्टेंस कम हो रहा है घर से, ठीक है, फिर कांस्टेंट डिस्टेंस में आके वो गोल गोल घूम रहा है, तो ये भी पॉसिबल है, इस टाइप का बात भी पॉसिबल है। अभी देखिए ऑप्शन 3 आप बता रहे हो, मैं उसमें आता हूं, ऑप्शन 4 क्यों नहीं होगा, तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं स्टूडेंट, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यू तो ऐसे करना चाहिए ना। आप लोग बताते हो सर ग्राफ में प्रॉब्लम है, क्यों पता है, क्योंकि आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हो तब आप एक क्वेश्चन करने के बाद जल्दी से आंसर चेक करते हो, आ गया बस, ऐसे नहीं चलेगा, हर एक ग्राफ को प्रॉपर्ली एनालिसिस करना पड़ेगा। मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो, उतना ही काफी है, अगर 40 ऑप्शंस मतलब 4 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, 40 ऑप्शंस को आप अच्छे से समझकर एनालिसिस करते हो, ठीक है ना, तब भी जाके आपको प्रॉपर प्रिपरेशन मिलेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये क्लास के बाद आप देखना ग्राफ का क्वेश्चन करने का तौर तरीका आपके अंदर डेवलप करेगा, उसको जो प्रैक्टिस करोगे उसके अंदर वो डेवलप होगा, अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए प्रैक्टिस करने के टाइम ऐसा हर एक ऑप्शन को लेकर सोचिए, तो ये भी तो सर पॉसिबल है, ऐसा बात भी पॉसिबल है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अभी ऑप्शन 4 देखता हूं, तो शायद अबू बकर, अभी बताइए ऑप्शन 4 का क्या मीनिंग है, शायद अबू बकर बताइए ऑप्शन 4 का क्या मीनिंग है, उसमें क्या मीनिंग बताइए, एनालिसिस कीजिए ग्राफ का। हाँ हाँ जा रहा था ये, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है ऐसा मत बताइए, क्योंकि ये कर्व्ड है ना, ये आप नहीं बता सकते कांस्टेंट, ये देखिए यहाँ पे जितना चलाव था उसकी चलाव डिफरेंट है, ठीक है, एनीवे तो देखिए ये जो चीज है ना, यहाँ पे जा रहा था, जाते जाते वो एक डिस्टेंस तक गया, उसके बाद वो लौटने के बाद यहाँ पे आ गया, मतलब क्या हुआ बोल सकते हो अबू बकर, क्या सिचुएशन है इसका, हाँ क्या क्या करीब में आके क्या हो गया, लौट रहा था, यहाँ पे एक ट्री मिल गया उनको, लौट रहा था, आपको स्टोरी बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे ट्री मिल गया, उधर आके बैठ गया, क्यों सर, क्योंकि देखिए एक फिक्स डिस्टेंस में ये अभी बैठा है, ना मूव कर रहा है ना कुछ कर रहा है, मतलब डिस्टेंस फिक्स होकर वहां पे है, मतलब वो वहां पे आके रुक गया, ठीक है, तो देख सकते हो आप ये जो टाइम या फिर ये दिस इज नॉट द परफेक्ट एनालिसिस, बट स्टोरी के लिए मजे के लिए मैं बता रहा हूं, तो ये एक ट्री के यहाँ पे बैठा, उसके बाद क्या हुआ कोई इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए कुछ मेंशन नहीं है आपका। तो एनीवे स्टूडेंट ये तीनों ही ना पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो आप ऑप्शन नहीं बना पाओगे, तो ये इंपॉसिबल है, क्यों इंपॉसिबल है ये मैं सुनना चाहता हूं, कौन बताओगे, महिमा, वेरी गुड, पूजा पाठक, पूजा पाठक अनम्यूट योरसेल्फ, पूजा पाठक ने ट्राई किया, फ्ली अवे टू सर्टेन डिस्टेंस एंड ट्राइंग टू लैंड, अच्छा बहुत अच्छा बताया, पूजा पाठक बताइए ऑप्शन 3 क्यों नहीं होगा, वेरी गुड इवनिंग बताइए। आप फ्लाइज पर ये क्यों सोच रहे हो, ये वर्ड पे क्यों ध्यान दे रहे हो आप लोग, पूजा पाठक अगर आप ऐसे सोचोगे तो ये भी तो गलत है ना, डिस्टेंस कम हो रहा है, ये भी तो गलत है, आपके लिए तो सारे ऑप्शन 2 4 3 तीनों ही सही हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं पूजा, आप अगर सोचोगे फ्लाइज अवे रिटर्न नहीं करेगा तो ऐसा कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, ये जो डिस्टेंस कम हो रहा है ना कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। केएसआई नेट पे कोई भी इंग्लिश पूछा नहीं जाता है, आपके लिए जो 30 मार्क्स रहता है ना ये दिमाग के लिए रहता है, कोई इंग्लिश वाला गेम आपके साथ नहीं खेला जाएगा, नो इंग्लिश, इट्स ओनली लॉजिक, ओनली साइंस, ओके पूजा, इस वर्ड में मत सोचिए, वर्ड्स का क्वेश्चन ही नहीं आता है केएसआई नेट पे, इसका डिस्टेंस कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द आइडिया कि ये कैसे सिचुएशन में है। तो ऑप्शन 3 क्यों नहीं होगा ये मुझे बताइए, ऑप्शन 3 क्यों पॉसिबल नहीं है, आप लोग बताया सारे स्टूडेंट, क्यों नहीं है, क्यों, ये जो हाइट है ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, अभी बताइए व्हाई ऑप्शन 3 इज नॉट करेक्ट, तृप्ति दोलो, हाँ बताइए तृप्ति, व्हाट डू यू थिंक व्हाई इट इज नॉट करेक्ट, हाँ हाँ थोड़ा लाउडर, मतलब क्या हुआ उसका मीनिंग क्या है, वर्टिकल लाइन में होगा तो, वेरी गुड, मान लीजिए टाइम कुछ t1 है, उसी टाइम पे आप बता रहे हो कि सर ये डिस्टेंस भी कवर कर दिया और ये डिस्टेंस भी कवर कर दिया, मतलब ये क्या पॉसिबल है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही बार दोनों डिस्टेंस पे है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे वो तो कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहेगा ना नेक्स्ट से, तो ये चीज है स्टूडेंट, आपको लॉजिकली सोचना चाहिए, सोच तो हम लेते हैं लेकिन प्रॉपर सोचना नहीं होता है, इसीलिए गलती होता है एग्जाम के टाइम, ठीक है ना स्टूडेंट। सो देखिए एक पर्टिकुलर टाइम पे फिक्स टाइम के लिए ये डिस्टेंस जो है दैट इज फिक्स्ड, तो ये पर्टिकुलर टाइम पे t1 पे दोनों अलग डिस्टेंस पे एक बार एक साथ नहीं रह सकता है, तो दैट्स व्हाई दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉसिबल। ओके सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आया था नेट में और ऐसे ही सवाल पूछा जाते हैं जो आप कोई भी मैथ्स ना करके इसका मार्क्स आपको आ सकता है, बस कुछ नहीं इसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, जैसा जैसा मैं बता रहा हूं आप फॉलो करते जाइए, ठीक है, हाँ शुभश्री वेरी गुड, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं आपका आंसर क्या होगा, बताइए तो, बताइए स्टूडेंट।
सोच कर बताना, ठीक है? थोड़ा टाइम लीजिए, सोचना मतलब चारों ऑप्शन को, अभी तक हैबिट नहीं हो रहा है आपको। मैं आपको नहीं बताया कि स्टूडेंट्स आप 2 सेकंड में बताइए चॉकलेट देने वाला हूं मैं आपको, ऐसा कोई नहीं बताया आपको। आप सोचिए, यही मौका है आपको, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप क्वेश्चन को लेकर सोचिए, चारों ऑप्शंस को लेकर सोचिए, बार बार सोचिए फिर बताइए। थिंक अबाउट इट प्रॉपर्ली एंड टेल मी, एनालिसिस करिए खुद ब खुद, तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। दर्शिका इज सेइंग नाउ 3, माई सेइंग 2, मोनिका इज सेइंग 2, तरंग ने बताया समझ नहीं आ रहा है, ओके चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। तो निकिता ने बताया 2, मल्लिका बता रहा है 4, तो देखिए वही तो दिक्कत है, इसीलिए हमको ये क्वेश्चनों में दिक्कत होता है, लेकिन आज के बाद आप देखना बहुत क्लैरिटी आएगा, ठीक है? समझ नहीं आ रहा है अर्शिता ने बताया, तो देखिए दर्शिका जो है उन्होंने 2 बार इसके ऊपर सोच समझ कर बताया ऑप्शन 3। तो चलिए बात करते हैं दर्शिका के साथ। तो दर्शिका अनम्यूट योरसेल्फ और बताइए आपका क्या सोच है, क्या ख्याल है इस क्वेश्चन के बारे में। एक सेकंड दर्शिका, एक सेकंड। आपको मैं बताने के लिए बोल रहा हूं, मतलब ऑप्शंस आपको आंसर बताना ही नहीं, आप मुझे बताइए हर एक ग्राफ का मीनिंग क्या है और क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। पहले तो मीनिंग बताइए, क्या पूछा गया है? डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी। आपने सोचा इसीलिए आपको क्वेश्चन किया, आपने देखा पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, अभी मुझे समझाइए डिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। हेलो दर्शिका, आर यू देयर? या सो टेल मी क्या। ये जो हाँ, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना और ये डिस्टेंस है, तो एज पर डिस्टेंस आप फ्रीक्वेंसी प्लॉट करोगे, किसका फ्रीक्वेंसी कैसे प्लॉट करोगे? आपको आंसर बताने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ऑप्शन 1 का मीनिंग क्या है बता दीजिए। हर एक ऑप्शन को बताना पड़ेगा, पहले मैंने क्वेश्चन किया आपको कि फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे चारों ग्राफ है, बेसिक से शुरू करिए ना, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है समझा के बताइए। फ्रीक्वेंसी किसका फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस किसका डिस्टेंस, पहले ये बताइए, फिर बताइए ऑप्शन 1 का मीनिंग क्या है। बहुत खूब, ये तो पिक्चर में देख रहे हैं आप, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस का मीनिंग क्या है बताइए, कौन सा डिस्टेंस और कौन सा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मुझे समझ में आया दर्शिका, बिल्कुल आप सही हो, सही है, सब ठीक है। मैं बता रहा हूं कि ये पिक्चर में एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बताया गया है, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस बताया गया है और वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी बताया गया है, और यहाँ पे एक पिक्चर है, तो आप मुझे समझा के बताइए डिस्टेंस क्या है और फ्रीक्वेंसी है तो किसका फ्रीक्वेंसी है, यही बताना चाहूँ। फिर तो आप सोचोगे ना। नहीं सही है, लेकिन लॉजिक सही करना है तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है दर्शिका? क्योंकि देखिए आप एक ग्राफ को कैसे, आप तो कौन सी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो? फिजिक्स का, तो आप मुझे बताइए दर्शिका, एक्स और वाई एक्सिस अगर क्लियर नहीं हो पाते हमारे पास, हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ का मीनिंग कैसे समझेंगे? राइट दर्शिका, थोड़ा गेसिंग वर्क हो जा रहा है ये, और गेसिंग वर्क करने का क्या बताइए तो गारंटी है एग्जाम में सही होगा। राइट, हमारे अंदर के जो गट फीलिंग्स आता है, अब देखना एग्जाम में भी हम ऐसे ही करते हैं दर्शिका, इसीलिए गलती हो जाता है। ये सिर्फ आप नहीं, मैं भी करता था, लेकिन एज ए टीचर अभी आपको गाइड करने इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गेस करके ज्यादातर फायदा नहीं होता है। राइट, तो प्रॉपर लॉजिक के साथ हमको सोचना चाहिए, अगर लॉजिक है तो सही होगा, लॉजिक नहीं है तो गलती होने का चांस 99% है। ओके, तो चलिए देखते हैं आप में से कौन वो स्टूडेंट जो मुझे इस क्वेश्चन का मीनिंग बता दीजिए प्लीज। बहुत स्टूडेंट ने आंसर बताया, कौन बताना चाहोगे कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस का मीनिंग क्या है और फ्रीक्वेंसी किसका है? ये राजेंद्र कुमार वांटू से डिस्टेंस बिटवीन, अब थोड़ा लाइन को पढ़िए तो यहाँ पे, अब बताइए। किसका डिस्टेंस, फिर से आप डिस्टेंस अगर सेम होगा तो किसका डिस्टेंस बता रहे हो आप, पहले ये क्लियर करिए, डिस्टेंस है तो किसका डिस्टेंस है, फ्रीक्वेंसी है तो किसका फ्रीक्वेंसी है। चलिए रूपाली पावर बताइए क्या सोच है आपका, कैन यू बी लिटिल लाउडर? यस। तो अभी रूपाली बहुत अच्छा, तो रूपाली मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है, मान लीजिए ये 1 मीटर है, 1 मीटर में मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ये आया है, कुछ वैल्यू आया है, इसका मीनिंग क्या है, 1 मीटर डिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी इतना है, मतलब माय क्वेश्चन इज, मान लीजिए ये डिस्टेंस है, अभी ग्राफ में आते हो आप, तो ग्राफ में मान लीजिए ये 1 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे 1 मीटर है, देख पा रहे हो आप, तो 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर एक हाइट हुआ है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, तो 1 मीटर डिस्टेंस वाला फ्रीक्वेंसी एक वैल्यू आ गया, इसका मीनिंग क्या हुआ फिर? देखिए ऐसे करके समझना होता है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपाली पावर क्यों नहीं सुन पा रहे हो मेरी बातें, वॉइस इज क्लियर ना एवरीबॉडी, वॉइस क्लियर है ना मेरा, वॉइस इज क्लियर। तो कौन बताओगे मुझे कि डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैंने 1 मीटर ले लिया, एक्स एक्सिस का वैल्यू है 1 मीटर और फ्रीक्वेंसी कुछ आ गया, मान लीजिए उसका जो भी यूनिट होगा, यूनिट पे लिख लेता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी जो आया है मान लीजिए 5 यूनिट आया है, तो आप मुझे जल्दी जल्दी बताइए इसका मीनिंग क्या है, 1 मीटर डिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी 5 यूनिट है, मतलब क्या है? शायद अबू बकर बताइए आनम्यूट करके। तो देखिए जरा एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को ना समझ कर ही हम कर देते हैं। हाँ
हाँ, डिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बताइए ना, वही तो पूछ रहा हूँ। 1 मीटर का फ्रीक्वेंसी या 5 मतलब क्या है? हाँ, या नहीं हुआ आपका, बताइए फिर से, बताइए। हाँ, हाँ, सब छोड़िए, मुझे बताइए 1 मीटर डिस्टेंस का 5 यूनिट हो गया फ्रीक्वेंसी, मीनिंग की क्या है? 5 लाइन्स है। हाँ, 5 पेयर ऑफ पॉइंट्स है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझाकर बताना होगा आप लोग को, हाँ क्लियरली। तो जब भी घर पे क्वेश्चन करते हो गेस वर्क मत करिए, जैसे ग्राफ के नेचर को आप स्टडी करते हो ना फिजिक्स में या फिर आपका खुद का सब्जेक्ट में, वैसे ही ग्राफ को समझ लीजिए, तो वही आपके लिए सबसे बड़ा प्रिपरेशन है। ना समझकर आंसर कर दिया, मिल गया, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तीनों सर्कल्स है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों सर्कल में स्कैटर्ड कुछ पॉइंट्स है, हर में 50-50 करके पॉइंट्स है। बताया गया है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंस है बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ पॉइंट्स लुक लाइक। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देखिए किसका बताया गया, ऑफ में मार्क करिए, डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो डिस्टेंसेस ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ पॉइंट्स का फ्रीक्वेंसी बताना पड़ेगा स्टूडेंट। मान लीजिए यहां पे मैं डिस्टेंस लेता हूं कि 5 मीटर, 5 मीटर डिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी कि अगर 5 मीटर डिस्टेंस में सोचूंगा दोनों पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच में, तो इस पर्टिकुलर दूरी पे सबसे ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलने वाला है। अगर मान लीजिए मैं 2 मीटर कोई पॉइंट को सोचता हूं, 2 मीटर मतलब मान लीजिए यहां से यहां तक, तो इस डिस्टेंस में जितना पॉइंट्स आएगा उतना हो जाएगा आपका नंबर ऑफ पेयर्स। नंबर ऑफ पेयर्स मतलब फ्रीक्वेंसी। अगर 5 होगा नंबर ऑफ पेयर्स, तो सर ना 1 मीटर में 5 यूनिट कवर कर रहा है, बिल्कुल नहीं शीतल। इट्स अबाउट फ्रीक्वेंसी, कितने पेयर ऑफ पॉइंट्स है उस डिस्टेंस पे। तो 2 मीटर डिस्टेंस पे जितना पेयर ऑफ पॉइंट्स है, 5 मीटर में उससे ज्यादा पेयर ऑफ पॉइंट्स है, उससे कम ये डिस्टेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहली बात, क्वेश्चन को सही ढंग से हम समझते नहीं है, क्वेश्चंस को पढ़ के बहुत अच्छे से समझा करो। अगर प्रैक्टिस सेशंस में ऐसे करके खुद को ट्रेन करोगे ना, आप देखना एग्जाम हॉल में एक बार पढ़ के ही आप क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का आपके काबिलियत आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है। तो देखिए, तो ये है क्वेश्चन सवाल। अभी कुछ सोचिए, मैंने मीनिंग तो बता दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंसेस। देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया डिस्टेंसेस का, हाँ जी हाँ। मान लीजिए 1-2 मीटर का ये फ्रीक्वेंसी है, 5 मीटर का ये फ्रीक्वेंसी है, 3 मीटर का ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब हर एक डिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है सर? मतलब सर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितने पेयर ऑफ पॉइंट्स आ रहा है, क्या बताया मैंने, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितने पेयर ऑफ पॉइंट्स आ रहा है, दैट यू नीड टू फाइंड, ओके, दैट्स ऑल। So anyway, now you think about it and tell me which is correct, which is wrong. अभी सोचिए और बताइए, समझ में आ गया क्वेश्चन? अभी क्लियरली सोचिए और बताइए क्या बताया गया है कि कौन सा विदिन ईच सर्कल 50 पॉइंट्स रैंडमली द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ पॉइंट्स लुक एज, कैसे देखने में होगा बताइए, कैसे देखने में होगा बताइए। दर्शिका बता रहा है नो साउंड। दर्शिका सिंपल बात है, मैंने बताया ये लैंग्वेज पढ़िए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो डिस्टेंसेस बिटवीन, यू आर नॉट ऑडिबल, तो बाहर आके एक बार आ जाइए, सारे स्टूडेंट सुन पा रहे हैं, बाहर आके आ जाइए एक बार। हेलो दर्शिका, इज इट क्लियर टू यू? हेलो, सुन पा रहे हो? वॉइस क्लियर है कि नहीं है? देखिए इतने स्टूडेंट बता रहे हैं क्लियर है ना, परफेक्टली ऑडिबल, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो जिन लोगों का प्रॉब्लम होगा आप क्या करो, बाहर जाके फिर से अंदर आइए, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सोचने वाला कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं बताया आपको कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए यहां से आप ये डिस्टेंस ले रहे हो, तो ये डिस्टेंस में कितने पॉइंट्स है, नंबर ऑफ पेयर्स, उनका ही फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे। अगर 5 नंबर ऑफ पेयर्स है तो फ्रीक्वेंसी 5 है, अगर 10 नंबर ऑफ पेयर्स है तो फ्रीक्वेंसी 10 है। अभी जल्दी जल्दी बताइए व्हिच इज करेक्ट, जल्दी जल्दी बताइए 1 2 3 4 व्हिच इज करेक्ट। चारों में से कौन सा पिक्चर हो जाएगा परफेक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का? चारों में से कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा परफेक्ट इसका? वेरी वेरी गुड। तो देखिए आप लोग खुद में आ रहा है आपको, ठीक है, सही बता रहे हो आप लोग, 3 जो बता रहे हो आप। पूजा यादव, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, कैन यू बी लिटिल लाउडर, बताइए। आपका वॉइस फिर से ऑडिबल नहीं है। हाँ हाँ बताइए। नहीं, तीनों को अलग अलग क्यों सोच रहे हो आप लोग, क्यों ये से ऐसे सोच रहे हो? यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट से शुरू किया आपने, तो ये डिस्टेंस में क्या क्या है, ये डिस्टेंस में ये पॉइंट्स आएगा, हाँ या ना? ये सुन लो। तो मान लीजिए ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर का मीनिंग क्या है? पहला पिक्चर, चारों ऑप्शंस को लेकर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर का मीनिंग क्या है? इस पिक्चर का मीनिंग है पहले में जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, क्या ये सच है? उसके बाद डिस्टेंस कम होता जाएगा, कंटिन्यूअस तरीके से ये जो फ्रीक्वेंसी कम होता जाएगा। अब देखिए ये डिस्टेंस आप कंसीडर कर लो स्टूडेंट, इसमें पॉइंट आ रहा है। अभी मान लीजिए ये डिस्टेंस कंसीडर कर लो, ऐसा मान लीजिए ना, इसका डिस्टेंस है 5 मीटर, तो अगर आप 2 मीटर कंसीडर करते हो और रेडियस जो है 1 मीटर कंसीडर कर लीजिए। अगर 2 मीटर कंसीडर करते हो स्टूडेंट, तो देखिए ना 2 मीटर पे नो मैंस लैंड है, वहां पे कुछ पॉइंट ही नहीं मिलेगा आपको, चाहे किधर से भी आप खींच लीजिए, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपको 2 मीटर डिस्टेंस पे जहां पे आपको पेयर मिलेगा। सो इट मस्ट गो डाउन बिफोर 2 मीटर। तो इसीलिए देखिए ये ऊपर जाएगा पहले, उसके बाद नीचे आएगा, कम होता जाएगा, उसके बाद देखिए धीरे धीरे ये 0 बन जाएगा। क्यों 0 बन गया सर? क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में जाकर कोई नहीं रहेगा, ठीक
ठीक है। अच्छा देखिए और भी स्टूडेंट्स हैं, दिक्कत भी होता है आप लोगों को। मैं थोड़ा लॉजिक सुनना चाहता हूं आपका नेहा राघव का। नेहा राघव अनम्यूट योरसेल्फ, आपका क्या लॉजिक है? नेहा राघव व्हाट इज योर लॉजिक? नेहा राघव आर यू देयर? कैन यू बी लिटिल लाउडर? डिवाइस को सामने लेकर बात करिए। हेलो, हाँ हाँ बताइए। फिर से धीमे हो गया आप, डिवाइस को सामने लेकर बात करिए ऐसे। हेलो, इट्स नॉट ऑडिबल। थैंक यू सो मच नेहा, आई एम डिस्क्राइबिंग। ठीक है चलिए स्टूडेंट, तो देखिए ये जो है इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस आप जो भी लो कंटीन्यूअस वे पे, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस ब्रेक हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप 1 मीटर डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हो देन डायरेक्टली 5 मीटर डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हो। नो, इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। सो अगर डिस्टेंस कंटीन्यूअसली चेंज होगा, अब देखिए बीच में एक तो नो मैंस लैंड है ना, बीच में 0 आना चाहिए, तो 2 and 1 कभी नहीं हो सकता। बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं स्कैटर डेटा है, हमने स्टैट्स में पढ़ा है, ऐसा पिक्चर होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए लॉजिक क्या है, राइट? तृप्ति दोलाई बता रहा है 2, तृप्ति दोलाई व्हाट इज योर लॉजिक? अनम्यूट योरसेल्फ, थोड़ा लाउडर बात करिएगा आप लोग। तृप्ति दोलाई जल्दी से बताइए व्हाट इज योर लॉजिक? ठीक है, फिर से बता रहा हूं, तो देखिए स्टूडेंट ये जो डिस्टेंस है कंटीन्यूअस तरीके से चेंज हो रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए होगा। तो देखिए सिंपल बात है, कहीं पे नहीं बताया और एक गलतियां करते हैं स्टूडेंट। मैंने देखा कि स्टूडेंट को बताते हैं सर मैं क्या करूंगा, एक रेडियस कंसीडर करूंगा। अगर छोटा रेडियस है तो देखिए पॉइंट कम आएगा, उससे बड़ा रेडियस होगा तो देखिए वो सेमी आ रहा है, उससे भी बड़ा हो जाएगा तो देखिए बहुत हो जाएगा उसके अंदर। कहीं पे भी ये सारी बातें नहीं बताया गया। आपको बताया गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ पॉइंट्स, लुक एट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी थोड़ा दिक्कत था, क्वेश्चन में भी सेटअप में कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन किसी भी ढंग पे 2 नहीं हो सकता, किसी भी ढंग पे। अब लॉजिक बताइए, मैं अभी सुनने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अभी देखिए ऑप्शन 3, मुझे लगता है ऑप्शन 3 इज करेक्ट एंड आई एम फॉर ऑप्शन 3। क्यों ऑप्शन 3 करेक्ट है? देखिए पहले डिस्टेंस जो है उसके लिए बढ़ रहा था जो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर पकड़ लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं पकड़ लेता हूँ, ये पहला 0 डिस्टेंस था, उससे बहुत करीब पे कोई नहीं था इसलिए 0 है, उसके बहुत करीब पे कोई नहीं था, फिर थोड़ा डिस्टेंस हुआ 4-5 पॉइंट हुआ तो बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेडियस, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स, पेयर ऑफ पॉइंट्स। अभी और थोड़ा डिस्टेंस होगा तो देखिए और पॉसिबल पॉइंट्स बढ़ जाएगा, तो ऐसे करके बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए और थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, एकदम बहुत एकदम एंड पे जाके धीरे धीरे ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होते होते एक पॉइंट के बाद ये 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद देखिए कितना बेहतरीन तरीके से है ये फिर आप हुआ, क्यों? एक डिस्टेंस में जाके फिर से आपको पॉइंट मिलने लगेगा। मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट है, आई एम यूजिंग अनदर कलर, ये वाला डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, और भी डिस्टेंस लोगे और भी ज्यादा पॉइंट्स आएगा, और भी डिस्टेंस लोगे और भी ज्यादा पॉइंट्स आएगा, और इसमें 2 सर्कल का पॉइंट आएगा। इसीलिए देखिए ये पिक थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है, rather than this, ये थोड़ा सा ऊपर पे है इससे, मतलब क्यों? क्योंकि दोनों 50-50 100 पॉइंट्स आ जाएगा उस पर्टिकुलर पोजीशन से, फिर से ये डाउन हो गया। तो ये क्यों नहीं होगा स्टूडेंट? ये अप हुआ डाउन हुआ, अप हुआ डाउन हुआ, फिर से कहां से अप होगा ना, एक डिस्टेंस के बाद फिर से नो मैंस लैंड हो जाएगा। rather than मान लीजिए 5 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस लेता हो तो तब तो फिर से जाके ये वैनिश कर जाएगा ना। सो इन एवरी पॉसिबल लॉजिक ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 भी सही नहीं होगा। क्या क्लियर हो? क्या क्लियर हुआ? क्या मुझसे सहमत हो या कुछ और बताना चाहते हो? बताइए मुझे। ठीक है, क्या क्लियर है आपके पास? तो देखिए कितना सोचना होता है एक क्वेश्चन को लेकर। अभी तक 40 मिनट्स हो गया, दोनों क्वेश्चन को डिस्कशन किया हम लोगों ने, तो ऐसे करके पढ़ाई करिए, जरूर देखना आपका क्वेश्चन निकलेगा ही, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए पूजा बताया, मैंने भी यही सोचा था, बहुत खूब। ठीक है, Why not 4? प्लीज रिपीट। अरे 4 कैसे होगा? आप देखिए यहाँ से डिस्टेंस जब एक ज्यादा हो जाएगा ना, दोनों ही तो पीक आएगा ना। मनीषा देखिए दोनों ही पीक आएगा ना, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर जाके आपको रीच मिलेगा ये डिस्टेंस पे, उससे ज्यादा डिस्टेंस अगर लेना चाहते हो तो 0 हो जाएगा ना, तो पीक तो दोनों ही मिलेगा ना। क्लियर है? बिल्कुल नहीं है पूजा पाठक, बिल्कुल गलत है। आप जो बता रहे हो बिल्कुल ही गलत है। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी इज ऑल अबाउट पेयर ऑफ पॉइंट्स। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेडियस, बार-बार बता रहा हूं आपको। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए ये डिस्टेंस लेते हो, देखिए एक पेयर मिल गया, दूसरा पेयर मिल गया, तीसरा पेयर मिल गया, चौथा पेयर मिल गया, इसके अंदर जो है वो नहीं आएगा। अब फिर से मान लीजिए ये डिस्टेंस ले रहा हो तो यहाँ पे आ गया, सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे आ गया, सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे आ गया, सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे आ गया, तो कितने पेयर ऑफ पॉइंट्स आ रहा है? दैट इज माय पॉइंट। क्लियर है पूजा पाठक? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जितना बता रहा हूं वो पहले समझ लीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच। चलिए अभी बताइए थर्ड क्वेश्चन, सोचिए और बताइए। सोचकर बताना प्लीज। हाँ, टेक योर टाइम, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिए, प्रॉपर्ली सोचिए। जैसे मैं बता रहा हूं, चारों ऑप्शंस लेकर सोचिए। कोई चॉकलेट या मार्क्स नहीं मिलेगा जो जल्दी बताएगा उसको। अगर गलत सोचोगे तो उल्टा ही होगा, अंडरस्टैंडिंग कम हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए बहुत खूब बहुत खूब। तो पढ़ाने का इफेक्ट आ रहा है, राइट? वी कैन सी द इफेक्ट। वेरी गुड। चलिए शालिनी मिश्रा, अनम्यूट योरसेल्फ। शालिनी मिश्रा, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ शालिनी, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर? वेरी गुड, आई आस्क यू, ओके, 1 by 1, जस्ट 1 मिनट। आपको मैं क्वेश्चन करूंगा, आप बताना। तो एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप है कुछ पॉइंट्स के माध्यम से ए में, बी में एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप है कुछ पॉइंट के माध्यम से। बताया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड बाय द प्लॉट्स। ऑप्शन 1 बताया गया है कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज स्ट्रॉन्गर इन ए देन इन बी। फर्स्ट यू टेल मी कोरिलेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? पॉजिटिव कोरिलेशन कहाँ पे है क्वेश्चन में? सही है, आप एक नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसका पॉजिटिव कोरिलेशन ये वर्ड कहाँ पे है यहाँ पे? हाँ, स्टैटिस्टिक्स भूल जाइए अभी के लिए, अभी आप इस क्वेश्चन पे फोकस करिए। ठीक है शालिनी, देखिए ये बुरा नहीं बता रहा हूँ आपको कि आपको पता है ये बुरा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मान लीजिए इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है ना। ये एप्टीट्यूड में आप देखो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई स्ट्रॉन्गर इन ए देन इन बी,
तो क्या ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बताइए शालिनी, कि आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहिए एप्टीट्यूड के लिए? नहीं ना, नो। सैंपल में सर जो डेटा है सर मतलब ओरिएंट है एक डायरेक्शन में, जैसे पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है। अच्छा, आप मुझे बताइए, मान लीजिए आप शालिनी हो, आपका दो दोस्त है, ठीक है, किसका नाम दूं यहाँ पे? अतीक को आ रहा है। शालिनी म्यूट कर दीजिए, जब आप बताओगे तब आप अनम्यूट करना, ठीक है? नहीं, ठीक हो रहा है, एक मिनट, तो आपसे कम्युनिकेट करना है, फिर सबको समझ में आ जाएगा। तो देखिए शालिनी, आपका दो दोस्त है, मान लीजिए यहाँ पे ज्योति और पूजा, बताइए को। अच्छा, तो शालिनी आपका दो दोस्त है, एक का नाम है पूजा, एक का नाम है ज्योति, ठीक है? ये पूरा फिक्शनल है, बस आपका नाम ले लिया मैंने, लेकिन फिक्शनल है। अभी शालिनी मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए आप काम मतलब क्या, आप यूनिवर्सिटीज में क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो आप भी जो क्लास करते हो, ज्योति पूजा भी वो क्लास करते हैं, ठीक है? आप भी जो क्लास करते हो, पूजा भी वो क्लास करते हैं। आप अगर कोई फंक्शन में मतलब कोई फंक्शन हो रहा है उसमें जा रही हो, पूजा भी आपके साथ जा रही है। आप कभी टूर में जा रही हो, पूजा भी आपके साथ टूर में जा रही है। अभी मान लीजिए ज्योति के साथ, ज्योति जो है और आप हो शालिनी, शालिनी आप अगर कोर्स ए लेते हो, ज्योति कोर्स बी ले रहा है। मान लीजिए आप घूमने गए हो, ज्योति भी आपके साथ घूमने गया है। अब मान लीजिए रात को 9 बजे खाते हो, ज्योति 10 बजे खाते हैं। मतलब कभी कभार ज्योति के साथ आप सेम काम कर रहे हो, लेकिन पूजा और आप जो हो, आप दोनों ही करीब करीब सेम ही काम कर रहे हो, तो किसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा? बताइए, तो नॉर्मल सेंस है ज्योति। अब हाँ, सिंपल लैंग्वेज में खुद के मदर टंग में सोचिए साइंस को, ठीक है शालिनी? जिसके साथ आप पूजा के साथ, राइट शालिनी, पूजा के साथ आपको दोस्ती ज्यादा गहरा होगा, क्योंकि वो और आप एक ही काम कर रहे हो। ये रियल लाइफ पे भी होता है, ये सुनो शालिनी। तो कोरिलेशन बिटवीन मतलब आप नॉर्मली बताइए ना, छोड़िए वो सब ज्ञान की बातें, नॉर्मली बताइए सर, जो जिसके साथ रिलेट करता है, जो एक दूसरे के साथ एक बर्ताव करते हैं, उसमें कोरिलेशन अच्छा होता है, ठीक है? अभी बताइए ऑप्शन 1 क्यों सही है? ओके, थैंक यू सो मच, म्यूट योरसेल्फ। यही आपकी बात मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए सिंपल बातें हैं कि एक्स में, ए में अगर देखोगे, एक्स छोटा था, वाई भी छोटा था, एक्स बड़ा हुआ, वाई बड़ा हुआ, एक्स बड़ा हुआ, वाई और भी बड़ा हुआ। देखिए ज्यादातर पॉइंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द पॉइंट्स, बट ज्यादातर पॉइंट में एक्स भी बड़ा होता गया और उसके साथ साथ वाई भी सेम बर्ताव करते गए। एकदम जो एग्जांपल मैंने आपको बताया शालिनी, ज्योति और पूजा का, तो ये पूजा और शालिनी का केस है। ज्यादातर केस में वो लोग एक तरीके से बर्ताव करते हैं, तो उन दोनों में कोरिलेशन अच्छा है। अगर आप देखोगे इस बी वाला पिक्चर पे, एक्स जब छोटा है वाई बड़ा है, और बड़ा है वाई बड़ा हो गया, फिर एक्स बड़ा है और कम हो गया, मतलब सर एक्स और वाई के बीच में कुछ खास रिलेशनशिप नहीं है। वाई जैसा बर्ताव करता है और एक्स के जो बिहेवियर है उसके साथ वाई का कोई संबंध नहीं है। तो इन सिंपल, वेरी सिंपल लैंग्वेज कि एक्स और वाई में कोरिलेशन उतना अच्छा नहीं है। सिंपल लॉजिक से सोचिए, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा अगर साइंटिफिक चीजों को आप यूज करोगे, बहुत सारे टाइम पे ये आपको क्या करता है, घुमा देता है, और उसी चीज के कारण से आपको आंसर गलत आ जाते हैं। एनीवे, तो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई स्ट्रॉन्गर देन ए, स्ट्रॉन्गर इन ए देन इन बी, ये सही है, ठीक है? लेकिन आप बताइए, महिमा बता रहा है जीरो कोरिलेशन। कौन बताया आपको महिमा? तो अगर जीरो है तो कोरिलेशन, तो महिमा अनम्यूट योरसेल्फ। महिमा आपके लिए तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। महिमा अनम्यूट योरसेल्फ। आपने अभी, वेरी गुड इवनिंग, आपने अभी एक बात बताया कि सर बी में जीरो कोरिलेशन है, तो आपके लिए ऑप्शन बी भी सही होगा। देखिए मैंने इस एस्पेक्ट में जीरो कहा बिकॉज़ वो आपस में कोई कोरिलेशन दिखा नहीं पा रहे। बस ए जो ए वाला ग्राफ जो है उसमें एक्स के जैसे जो इसमें मेंशन किया हुआ है, जैसे वाई जो हमारा वेरिएबल है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे एक्स के उसमें जैसे एक्स आगे बढ़ रहा है, जैसे वाई का आगे बढ़ रहा है। एंड सेकंड वाले में देखिए बी वाले ग्राफ में कोई बहुत ही पर्टिकुलर एक कोरिलेशन कैसे होती है कि ना बढ़ रहा है ना इंक्रीज हो रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने। तो महिमा बताइए आपके कोरिलेशन का मीनिंग क्या है? मतलब अगर एक जैसा बर्ताव नहीं करेगा तो उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो ये जो ग्राफ है, ना, अगर रिलेशनशिप नहीं है, आप कौन सी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो? साइंस का ही हो ना, सो एवरीबॉडी इज फ्रॉम साइंस। तो सबको बताइए कि ये ग्राफ है, जब भी कोई ग्राफ होता है मतलब y इक्वल टू fx करते हैं, उसी चीज को हम रिलेशन बताते हैं। सो देयर विल बी ऑलवेज अ रिलेशन। मान लीजिए ज्योति, पूजा और शालिनी तीनों ही एक कॉलेज में, जीरो कोरिलेशन कभी भी कोई हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट एब्सोल्युटली पॉसिबल जीरो कोरिलेशन। क्यों बताऊं महिमा? आप मुझे बताइए। मैं प्रैक्टिकल साइंस को ना एकदम बेसिक चीज से समझना। मेरा एक, आई फॉलो सत्येंद्रनाथ बोस, डू नो एसएन बोस? एसएन बोस वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। हां, एसएन बोस का एक लैंग्वेज है कि अगर अपनी मदर टंग में आप साइंस नहीं कर पाओगे, या फिर आपको मदर टंग नहीं आता है, नहीं तो आपको साइंस नहीं आता है, उसने बंगाली लैंग्वेज को ये बताया था, तो आप खुद के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिए ना। आप मुझे बताइए, तो महिमा एक चीज आप मुझे बताइए, शालिनी का दो दोस्त है, पूजा और ज्योति, ठीक है? पूजा जो है शालिनी के साथ ऑलवेज सेम काम कर रहा है, ज्योति एकदम अपोजिट कर रहा है, वो तीनों एक ही क्लास में पढ़ता है। तो क्या ज्योति और पूजा के बीच, शालिनी के बीच में जीरो कोरिलेशन है? सारे स्टूडेंट बताइए। ज्योति क्या सिचुएशन बताया? ज्योति, पूजा, शालिनी तीनों ही एक क्लास में मास्टर्स कर रहा है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। पूजा जो शालिनी जो करता है, पूजा हर कोई काम वही करता है, और पूजा और एग्जैक्टली बाय मिस्टेक एक्चुअली एग्जैक्टली जीरो कोरिलेशन नहीं है, बट लाइक इट इज नॉट डायरेक्टली कोरिलेटेड, लाइक पूजा और डायरेक्टली कोरिलेटेड एक दूसरे से बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ दे आर नॉट टॉकिंग द सेम पर्सपेक्टिव। उन लोगों के बीच में कॉमन कोरिलेशन क्या है बताइए तो? क्यों कोरिलेशन जीरो नहीं हुआ? एक क्लास में पढ़े एंड हाँ, वो लोग सहेली है, क्लासमेट है, तो ये भी एक काइंड का रिलेशनशिप होता है। तो देखिए कितने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप चीज को देख सकते हो, राइट? थैंक यू सो मच। अपना अच्छा क्वेश्चन क्या, इसीलिए इतना बात हुआ। तो देखिए कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एब्सेंट कभी नहीं बता पाओगे। जब भी कोई ग्राफ फॉर्म होता है, चाहे कितने भी बुरा हो देखने में, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, जब भी कोई ग्राफ फॉर्म होता है, मतलब y इक्वल टू fx, मतलब उन दोनों के बीच में कोरिलेशन है, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो, बट है। यू कैन नॉट से एब्सेंट। अगर एब्सेंट होगा हम प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज वीकर इन ए देन इन b, ये कभी नहीं होगा, ये में तो स्ट्रॉन्गर है, आपने बताया। नाउ y एंड x हैव अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन a बट नॉट इन b, ये कौन बताओगे मुझे? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन a, आपको देखकर ही लग रहा है ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन 1 हो गया, लेकिन क्यों नहीं हो सकता? कौन बताओगे मुझे लॉजिक के साथ? y एंड x हैव अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन a बट नॉट इन b। आपको क्या लगता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है a में, लेकिन b में नहीं है? नो महिमा, इट्स गुड टू डू मिस्टेक। मिस्टेक नाम का कोई चीज नहीं होता है। आप अगर कोई स्टेटमेंट बताओगे तभी तो आएगा ना नया नॉलेज का मौका, नहीं तो कैसे होगा? ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं बताओगे तो कैसे होगा बताइए, आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ऑलवेज स्पीक अप। सो दिस इज अ वेरी थिंग, गुड थिंग। सो नाउ टेल मी व्हाई नॉट ऑप्शन 4? हु कैन टेल मी लॉजिकली? कौन मुझे प्रॉपर लॉजिक के साथ बता सकते हो y एंड x हैव अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन a बट नॉट इन b? सर
अभी बोला ना रिलेशन होगा तो ही कर सकता आपको पता है रिलेशन है वो रिलेशन है इसका मतलब है कि होता है कॉज एंड इफेक्ट। दर्शिका बताइए थोड़ा लाउडर, डिवाइस को थोड़ा सामने लेकर बताइए। आपने बताया कि हमारे फंक्शन ऑफ मतलब कोरिलेशन है आपने 3 में लाइन ड्रॉ हाँ। किया कोरिलेशन है नहीं होता तो ग्राफ नहीं हाँ, हाँ। तो दोनों में बता सकते हैं जहां बी भी है आप बताइए ऑप्शन 4 करेक्ट है या नहीं है? मतलब आपको लगता है बी में भी कॉजेबल रिलेशनशिप है, राइट दर्शिका? लेकिन बी में स्ट्रॉन्गर ए में है सर इंडिया की प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं अच्छा ए में कॉजेबल रिलेशनशिप है, राइट? हां तो अगर है तो फोर्थ तो करेक्ट होना चाहिए ना। अच्छा आप बता रहे हो कॉजेबल रिलेशनशिप ए में है लेकिन बी में भी है, वो हम उतना अच्छे से देख नहीं पा रहे, राइट? यस बट आप बताइए कॉजेबल रिलेशनशिप क्या है वो तो पहले बताइए दर्शिका। दोनों प्रपोर्शन इंक्रीज हो तो वो से कहते हैं कि हां वेरी गुड, अच्छा बताया। मान लीजिए शालिनी अगर कोई काम कर रहा है, अगर पूजा करेगा बिल्कुल, तो उसको कॉज हो रहा है, कॉज शालिनी है, इफेक्ट पूजा है, राइट? यस तो अगर कोई एक पॉइंट पे शालिनी ने काम किया, पूजा नहीं किया, तो हम क्या कॉजेबल रिलेशनशिप मेंटेन हुआ है बता सकते हैं? सर इस क्या एक का उसका इफेक्ट क्या मेरी बात सुनिए, मान लीजिए कॉजेबल रिलेशनशिप आपने बताया, बिल्कुल सही बताया कि एक बारी में शालिनी जो कर रहा है पूजा भी वही कर रहा है, तो शालिनी अगर कॉज है पूजा उसका इफेक्ट है। तो आप मुझे बताइए कोई एक पॉइंट पे शालिनी रात को खाने के लिए गया, पूजा नहीं गया, तो क्या प्रॉपर्ली आप पूरा मंथ के कैलकुलेशन करके बता पाओगे कि उन दोनों के बीच में कॉजेबल रिलेशनशिप मेंटेन हुआ है? इन्वर्स होता है सर एक्सपोनेंशियल हाँ, लेकिन कॉज इफेक्ट कब बता पाओगे आप? देखिए आपको आप ये सॉन नो में बताइए, क्या आप बता पाओगे कॉजेबल रिलेशनशिप हो रहा है ये सॉन नो? दर्शिका हो रहा है सर ये हो रहा है कैसे? बी में नहीं, मैं शालिनी पूजा का केसेस में बता रहा हूँ। शालिनी पूजा और अब वो इन्वर्स हो गया ना ज्योति, शालिनी पूजा ज्योति, ये तीनों मान लीजिए जेएनयू का कैंपस में रहती है, तो रात को खाने के लिए शालिनी जो है चला गया, पूरा मंथ पे दोनों का कॉजेबल रिलेशनशिप रहा। मतलब शालिनी करता है तो पूजा करता है, सबको पता है शालिनी करेगा तो पूजा भी करेगा। अभी मान लीजिए कोई एक रात पे शालिनी खाने के लिए गया लेकिन पूजा नहीं गया, तो क्या आप कॉज इफेक्ट बता पाओगे इसको? दोनों के बीच में कोरिलेशन स्ट्रॉन्गर है बता पाओगे, लेकिन कॉज इफेक्ट मतलब 100% कोरिलेशन। समझ में आ रहा है दर्शिका? अच्छा उसका कुछ मतलब हाँ 100% अगर होगा। आप देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट पे कॉजेबल रिलेशनशिप है नहीं, ज्यादातर हो रहा है, लेकिन कॉज इफेक्ट कब होता है? अगर ये कैसा कांस्टेंट, मतलब ये ऐसा देखिए x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है, मतलब हर एक x का कॉस्ट में वहां पे एक इफेक्ट दिखलाना पड़ेगा, राइट दर्शिका? अगर कोई एक कॉस्ट हो गया लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब कॉजेबल रिलेशनशिप नहीं है, मतलब ए और बी दोनों में ही कॉजेबल रिलेशनशिप नहीं है। क्लियर हुआ आपको कंसेप्ट? हाँ वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अगर एक का इवेंट दूसरे को इफेक्ट करेगा तो कॉजेबल रिलेशनशिप होगा, वेरी गुड। और वो भी हर एक पॉइंट में, हर एक पॉइंट पे कॉस हुआ इफेक्ट हुआ, कॉस हुआ इफेक्ट हुआ, कॉस हुआ इफेक्ट हुआ, तब भी आप बता पाओगे कॉजेबल रिलेशनशिप। इतना अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को लेकर। ये भी क्वेश्चन आता है सीएसआई नेट पे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सवाल और देखते हैं आप में से कौन इसका आंसर बताओगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माइन, ओके? सो प्लीज सॉल्व इट और बताइए। सोच कर बताना प्लीज। हाँ, आई लास्ट यू क्वेश्चन, जो भी आंसर बता रहे हो आपको क्वेश्चन का लॉजिक, आंसर का लॉजिक बताना पड़ेगा। चलिए जर्नी शुरू करते हैं दर्शिका के साथ। और सोचना चाहते हो सोचिए, और भी देता हूं 1 मिनट, सोचिए। चलो जर्नी शुरू करते हैं दर्शिका के साथ। दर्शिका बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ। आपने सोचा कि 1 करेक्ट है, क्यों सर बताइए? रेशियो पूछा है कि रेशियो ऑफ एनर्जी गेन एनर्जी स्पेंड जस्ट 1 मिनट। तो आपको पूछा गया है एनर्जी गेन एंड बाय एक्स एनर्जी स्पेंड। एनर्जी स्पेंड यानी वो स्लो भी हुआ बाय एक्स तो वहां पे एनर्जी स्पेंड है ना, तो के पास वो डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी स्पेंड है वो डिक्रीज हुआ है। डिनोमिनेटर जब लो होता है तो हमारा पूरा ट्रांसफर वो मैक्सिमम आएगा। बिल्कुल सही। तो सिंपल लॉजिक है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में अगर गेन ज्यादा होगा और स्पेन कम होगा तब भी ये मैक्सिमम बनेगा। अभी कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए 5 है और नीचे ये 2 है, ये बिल्कुल ही
इससे बड़ा होगा, क्योंकि नीचे अगर छोटा है ऊपर बड़ा है तो ही जाके वो मैक्सिमम बनता है। तो आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना चाहिए जहां पे एनर्जी गेन ज्यादातर हुआ है और एनर्जी स्पेंड कम हुआ है। अभी लॉजिक से बताइए दर्शिका, व्हाट इज योर लॉजिक? स्लोप मैक्सिमम होगा जहां पे बता रहे हो आप, कहां पे होगा ग्राफ का स्लोप मैक्सिमम? स्लोप तो पता है ना, स्लोप मतलब टेंजेंट का क्या बताइए, तो स्लोप कौन से पॉइंट में ज्यादा होगा आप बताइए, कंसेप्ट से पॉइंट आउट करिए। स्लोप के बारे में तो पता है ना, tan थीटा का स्लोप बताता है जो थीटा एंगल होता है, तो स्लोप तो बताना कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। वही वाला tan थीटा का मैक्सिमम होता है, ऐसा क्या? tan 45 का वैल्यू 1 है, 1 ही हाईएस्ट वैल्यू है tan का। दर्शिका tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है क्या? स्लोप पता है ना आप लोगों को, कोई एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन पे जिस एंगल पे कट किया उस एंगल का tan को हम स्लोप बताते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू जो है आजाद ने बताया, वाई वाई एक्स कंसेप्ट बता दो। आजाद ये सारे कंसेप्ट कुछ नहीं लगेगा, थोड़ा वेट करिए, मैं बताऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है? आप देखते जाइए। ऋषिकेश ने सही बताया, tan 90 का वैल्यू इंफिनिटी होता है। tan एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर आप देखोगे tan का वैल्यू बढ़ता जाएगा और 90 डिग्री में जाके इंफिनिटी में अप्रोच करेगा। तो tan को अगर मैक्सिमम बताना चाहोगे आप, वो 90 में होना कहां पे गया? दर्शिका, दर्शिका यू हियर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हां दर्शिका, तो देखिए tan एक्चुअली मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि ये करीब करीब 90 है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ये जो लाइन आप बता रहे थे, ये देखिए 90 से भी छोटा है, 45 से छोटा हो जाएगा तो 1 से भी वैल्यू कम हो जाएगा। tan 60 होता है √3, जिसका वैल्यू होता है 1.732। ठीक है? तो दर्शिका आप देखो, अगर आप सोचना चाहोगे मैक्सिमम स्लोप के बारे में तो वो ये पॉइंट होगा। तो मतलब सर ये वाला पॉइंट पे अगर मैक्सिमम स्लोप होता है, इस पॉइंट में क्या हुआ सर? इस पॉइंट पे एनर्जी स्पेंड 0 है, लेकिन एनर्जी गेन जो है वो हुआ है। अच्छा, तो सर आप बताइए, द रेशियो ऑफ एनर्जी गेन टू एनर्जी स्पेंड टू मैक्सिमम करने के लिए अगर नीचे कुछ 0 आ जाएगा, समथिंग बाय 0, दैट इज एब्सोल्युटली अनडिफाइंड। तो इस पॉइंट में, जिस पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम है सर, वहां पे एनर्जी गेन का कुछ वैल्यू हुआ है, एंड इट्स वेरी वेरी क्लोजर टू 0, वेरी वेरी क्लोजर टू 0। सो हाउ कैन यू से द रेशियो विल बी मैक्सिमम? समझ में आ रहा है मेरी बातें? ये सुनो, फिर से बता रहा हूं आप लोगों को। सर ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट में देखिए स्लोप सबसे मैक्सिमम होगा, और स्टार्टिंग पॉइंट में देखिए एनर्जी गेन का तो बिल्कुल वैल्यू है, लेकिन एनर्जी स्पेंड बहुत ही कम है। ठीक है? देखने में तो लग रहा है कि सर यही मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन मुश्किल क्या है स्टूडेंट, इस पॉइंट में जहां पे मैक्सिमम स्लोप हो रहा है उस पॉइंट पे एक्जैक्टली एनर्जी स्पेंड 0 है। उस एक्जैक्ट पॉइंट को अगर आप देखोगे, एट ए पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ द कर्व इज एट मैक्सिमम, वो हो जाएगा ये स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे एनर्जी स्पेंड 0 है, गेन भी 0। तो या फिर इसको आप 0/0 फॉर्म पकड़ लीजिए, या फिर समथिंग बाय 0 फॉर्म पकड़ लीजिए, कुछ भी पकड़ लीजिए। ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एनर्जी गेन और एनर्जी स्पेंड का मतलब क्या है? एक बंदर है, वो ट्री में जा रहा है, ट्री में ब्रांचेस में वो घूम रहा है, तो वो अगर कुछ मैंगो, मान लीजिए कुछ बनाना खाने वाला है, तो उसको एनर्जी गेन होगा, और उसको जो ब्रांचेस में घूमना हो रहा है ना, उसके लिए एनर्जी स्पेंड होगा। तो देखिए स्टोरी क्या है, स्टोरी समझने की कोशिश करिए। स्टोरी ऐसा है स्टूडेंट कि ये जो बंदर है, उन्होंने जर्नी शुरू किया, शुरू करने के बाद इन्होंने बहुत ही मजेदार, मतलब बहुत ही फनी स्टोरी है। तो उन्होंने क्या किया, देखिए ज्यादातर एनर्जी स्पेंड नहीं किया, बहुत लकी बंदर है। क्यों लकी बंदर है? क्योंकि पहले ही ब्रांचेस में नीचे जो ट्री में है बहुत सारे बनाना उसको मिल गया। ठीक है? तो अब देखो बहुत सारे बनाना तो उसको मिल गया, वो खाता गया, तो ज्यादा घूमना नहीं पड़ा। देखिए एनर्जी स्पेंड ज्यादा नहीं किया, लेकिन वो बहुत ही एनर्जी गेन कर दिया, क्योंकि बहुत खाया। लेकिन उसके बाद डिफिकल्टी आता है, उसके बाद क्या हुआ? आप देखो यहाँ पे ज्यादा बनाना मिल नहीं रहा है, लेकिन बंदर जो है वो घूम रहा है आशा में कुछ तो मिलेगा। अरे पहले ही इतना मिल गया, बाद में और मिलेगा, घूमते रहो। और घूमने के हालत में क्या हो गया, यहाँ पे बनाना का होप, या होप ऑफ बनाना मेक्स द बंदर टायर्ड। ओके, होप ऑफ बनाना पे ये देखिए घूमता रहा है, घूमते उसका स्पेंड भी हो रहा है एनर्जी, और बेचारा का क्या हो रहा है, गेन भी ज्यादा नहीं हो रहा है। तो देखिए उसके जीवन में जो गोल्डन एज था, जैसा आप पढ़ते हो हर राजा के, हर किंग के जिंदगी में गोल्डन एज आता था, फिर उसके ऐसे रुइंस हो गया सब कुछ। ठीक है? एंड पे जाके ज्यादातर जेल में गुजारना पड़ा, राइट? तो अभी देखो किंग के जैसा बंदर का हाल है। बंदर ने इस पॉइंट तक उसका बहुत ही गोल्डन एज था, बहुत गेन हुआ, लकी था। इस पॉइंट में एक ऐसा पॉइंट है ना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ का। इस पॉइंट में आके बंदर को एनर्जी गेन भी मैक्सिमम था, एनर्जी स्पेंड भी मिनिमम था। तो मैंने क्या बताया कि ये मैक्सिमम तब भी होगा भाई अगर ऊपर वाला मैक्सिमम हो, नीचे वाला मिनिमम हो। तो एक ऐसा पॉइंट था ना जिसमें बंदर का एनर्जी गेन मैक्सिमम था, मिनिमम एनर्जी स्पेंड था। उसके बाद ही बुरे दिन आ गया, अच्छे दिन तो नहीं आया, बुरे दिन आ गया। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट, मतलब सर यहाँ पे अगर आप टेंजेंट डालोगे तो देखिए एट अ पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। तो ये है कंसेप्ट, अभी मैं हर एक ऑप्शन को लेकर बताऊंगा। ठीक है? एट ए पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ द कर्व इज मैक्सिमम, ये तो बता दिया आपको। तो स्लोप का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? देखिए ये कर्व है, इसमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसा लाइंस होने वाला है। तो ये जो लाइंस होता है ना स्टूडेंट, ये देखिए एक्स एक्सिस को एक थीटा एंगल में काट करता है, जैसा यहाँ पे किया, हर जगह पे करेगा। तो ये जो थीटा एंगल है ना स्टूडेंट, उसका tan का वैल्यू को हम स्लोप बताते हैं। यानी कि कोई भी लाइन अगर कोई एक्स एक्सिस को थीटा एंगल पे काट करेगा तो tan थीटा को हम बताते हैं स्लोप। आप जब क्लास 9 पे थे तब आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया गया था, उसमें sin cos tan का चार्ट रहता था, बहुत सारे स्टूडेंट वो रख लेता था, राइट? तो वही रखने वाला जो चार्ट था, उसी चार्ट बताते हैं tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री इंफिनिटी। मतलब सर tan का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसे होता है, या tan का ग्राफ ऐसे होता है, π/2 पे भी 90 इंफिनिटी, -π/2 में भी माइनस इंफिनिटी। तो ये tan का ग्राफ एक इंक्रीजिंग ग्राफ है और इसका नेचर ऐसा आता है। एनीवे, तो जो बता रहा था मैं, tan का वैल्यू को हम स्लोप बताएंगे। स्लोप मैक्सिमम होगा कब सर? जब tan का वैल्यू 90 हो जाए। यस, tan का 90 हो। तो एट ए पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ द कर्व इज मैक्सिमम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्लियर है सबके लिए? क्लियर हो गया स्लोप का कांसेप्ट जो मुझे क्वेश्चन किया था कि ये स्लोप मैक्सिमम होने वाला पॉइंट पे नहीं हो सकता है। एट ए पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ द कर्व इज यूनिटी मतलब 45 डिग्री। ये कैसे बताओगे? एनर्जी गेन और एनर्जी स्पेंड यूनिटी हो गया, मतलब इक्वल हो गया। एनर्जी गेन यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ, एनर्जी स्पेंड बहुत कम था, तो 1 से ज्यादा तो बिल्कुल मिलेगा आपको। अब देखो एनर्जी गेन कितना हो गया भाई साहब, और एनर्जी स्पेंड इतना सा हुआ, तो एनर्जी स्पेंड इतना सा हुआ, एनर्जी गेन इतना सा हुआ, तो ऑब्वियसली 1 से ज्यादा बिल्कुल मिलेगा। तो एट ए पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ द कर्व इज यूनिटी, यानी कि एनर्जी गेन और एनर्जी स्पेंड इक्वल है, वो पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है? थर्ड ऑप्शन एट ए पॉइंट वेयर द कर्व वेयर द टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन, बिल्कुल सही सर, ये ही होने वाला है, पिक्चर से समझ में आ गया। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व देयर इज नो हाईएस्ट पॉइंट। अगर सोचोगे हाईएस्ट पॉइंट में बंदर घूमता जाएगा, एंड पे जाके जेल में उसका जिंदगी बिताएगा। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व कुछ
नहीं है भाई, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कार्ड कुछ भी इसका रेशियो अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। सो देख सकते हो, दिस इज द आइडिया। क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? राइट डाउन सीसी इन द कमेंट सेक्शन। अगर क्रिस्टल क्लियर है, राइट डाउन सीसी इन द कमेंट सेक्शन। वेरी वेरी गुड। तो ये होता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो ये था बंदर का स्टोरी जो ट्री में उठता है और बहुत फिलोसॉफिकल बंदर है, ओके। ही इज ईटिंग बनाना, getting energy, then spending energy only in the hope of banana, but never getting any banana anymore. Okay. Shreya Singh, please mute yourself. Thank you so much. चलो, आ गया है ग्राफ का क्वेश्चन, चलो बताइए। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स का आंसर्स आ रहा है। अभी देखते हैं लॉजिक किसमें पक्का है, लॉजिक किसका पक्का है वो देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महिमा, चलिए आज तो क्वेश्चन नहीं कि आपको बताइए। वेरी गुड इवनिंग महिमा, कैसे बताना है बताया आपको? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, हाँ बताइए। जैसे मैं ऑप्शन 1 में लिखा है कि अबाउट जॉब्स एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पीपल डिक्रीज एट द रेट ऑफ सेम रेट ऑफ 2007 टू 2017। तो ग्राफ से हम ये देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट मिला है लोगों को, तो वो सेम रेट से डिक्रीज होता जा रहा है अगर हम 2007 से 17 की तरफ देखें। लेकिन जॉब जो है मतलब वो जो है जॉब का जो ग्राफ हम देख रहे हैं तो उसमें जो है कोई डिग्री नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हम ऑप्शन 1 को मान सकते हैं। नहीं, और भी एक बात है, आपने वर्ड लुक किया, बताया गया। देखिए दोनों चीज है यहाँ पे, नंबर ऑफ जॉब्स का ब्लू ग्राफ है और येलो ग्राफ है एम्प्लॉयबल पीपल का, मतलब जितने आदमी को आप जॉब दे सकते हो, ठीक है, एम्प्लॉयबल पीपल। अभी देखिए नंबर ऑफ जॉब्स एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल पीपल डिक्रीज एट द सेम रेट फ्रॉम 2007 टू 2017। अगर मान लीजिए ये येलो ग्राफ है, ये भी अगर ऐसा होता है ना तो आप बताते यस हो रहा है, समझ में आया? 2007 से 2017 तक डिक्रीज हुआ सेम रेट पे, ठीक है। तो देखिए बीच में इंक्रीज हुआ है वो हुआ है सब ठीक है, लेकिन मेन बात है कि सेम रेट पे अगर होना चाहिए तो दोनों ही ग्राफ पैरेलल होगा, पैरेलल इन द सेंस नॉट इन स्ट्रेट लाइन बट इन कर्व लाइन। ओके महिमा, सो देखिए फर्स्ट दोनों ही ऑप्शंस को अगर एक साथ डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी सेम बर्ताव करना है तो दोनों को पैरेलल होना चाहिए, जो यहाँ पे है नहीं। तो बाकी स्टूडेंट्स बताइए, महिमा ने जो बताया पहला ऑप्शन, तो ये सबको क्लियर हो गया? यस और नो? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अगर क्लियर है। यस, बहुत खूब बहुत खूब, चलिए फैंटास्टिक। सीसी वेरी गुड। अभी बताइए महिमा ऑप्शन 2। यस सर, ऑप्शन 2 में जैसे लिखा है कि देयर वाज सरप्लस जॉब फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड्स। तो सर 2012 में अगर हम देखें तो उसके बाद से लगातार जॉब का जो एक ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जैसे गया है तो वो एक उसी डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, मतलब कोई इसमें वो फॉल नहीं हो रहा है। सरप्लस जॉब का मतलब क्या है महिमा? मतलब जॉब ज्यादा लोगों को लाइक वो जो है वो मिल रही है इनकी, मतलब सरप्लस जॉब मतलब हद से ज्यादा जॉब, जितना लोग है उससे ज्यादा जॉब। हाँ सिंपल लैंग्वेज, जितना लोग है उससे ज्यादा जॉब है। यस, और ऑप्शन 3 और तो क्या होगा? 2 होगा कि नहीं होगा? ये ऑप्शन 2 होगा। हाँ, क्योंकि देखिए ब्लू का ग्राफ ऊपर है तो हाइट अगर देखोगे, देखिए जॉब ज्यादा है लोग कम है, जॉब ज्यादा है लोग कम है। मोर देन डिमांड। हाँ देखिए 3 में क्या होगा? और 3 और 4 दोनों ही एक तरह से नहीं हो सकते बिकॉज़ यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके बारे में कहीं से बात ही नहीं की गई है सरकार की, और हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कहा है। तो ये इम्पोर्टेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली वैनिश कर जाएगा और उसके बाद जॉब एक्स्ट्रा रह जाएगा। सारे एम्प्लॉयबल पीपल अगर जॉब दे देते हो आप, फिर भी देखिए जॉब रहेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट का कोई बात ही नहीं है 2012 ऑनवर्ड्स में, तो नहीं हो सकता। 4 में फोर्थ में भी उसमें सर एम्प्लॉयमेंट के लोगों का जैसे हो रहा है, बट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सर ग्राफ में एक्चुअली कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। नहीं फिर भी आप बताइए ना महिमा, कुछ बात बहुत सारी बात ग्राफ में बताया गया है, जॉब से है, एम्प्लॉयबल पीपल है, आप लॉजिक बताइए। मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट वाज ड्यूरिंग 2007 टू 2011 बताइए ना ग्राफ का नेचर क्या है, फिर एनालिसिस करिए। जॉब है मतलब उसके लिए एम्प्लॉयमेंट उतना कंपैरेटिवली इतना नहीं हो पा रहा है लोगों को, जॉब लोगों को उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है। हाँ आप बताइए, देखिए सर ग्राफ का नीचे है और एम्प्लॉयबल पीपल ज्यादा है। हाँ वेरी गुड, तो देखिए एम्प्लॉयबल पीपल ज्यादा है, जॉब कम है। हाँ तो मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे ही होगा। आप देखिए आप लोग का टारगेट मैं देख रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि मुझे सही आंसर ढूंढना है। मेरा आइडियोलॉजी थोड़ा समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ आप प्रैक्टिस सेशन पे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रिपरेशन ले रहे हो, इसी टाइम पे आपको सही आंसर ढूंढने से ज्यादा उम्मीद ज्यादा आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं सही ढंग से चीजों को एनालिसिस करूँ, ठीक है महिमा? तो आप अगर हर एक ग्राफ में जो गिवन है, मान लीजिए इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन क्वेश्चन तो आ सकता है ना वैसा, तो आपको क्या करना है, जो ग्राफ है उसको ऑलवेज एनालिसिस करिए। जितना ग्राफ को एनालिसिस करोगे उतना आपको बेहतर कंसेप्ट क्रिएट होगा, क्योंकि आपके पास यही सवाल है, इसके बाद किसी भी जगह पर कोई सवाल नहीं है, ठीक है? तो मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट वाज ड्यूरिंग 2007 2011, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जॉब ज्यादा है, जॉब कम है, और अब देखिए लोग ज्यादा है, उसको जॉब ही नहीं मिलेगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट के बाद भी किया जाएगा तो भी वो मैक्सिमम होगा इस मोमेंट पे, राइट? थैंक यू सो मच महिमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए सारे स्टूडेंट क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या क्लियर है आपके लिए? वेरी गुड।
फैंटास्टिक फैंटास्टिक, चलो चलिए करिए अभी। बहुत खूब, नम्रता दुबे, महिमा, राजेंद्र कुमार, पूजा यादव। तो देखिए सवाल को अच्छे से देखिए, यहाँ पे आपको मीन मीडियन मोड के ऊपर बात करेंगे हम, एवरेज स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्लास होने वाला है, तब आप देखना ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना स्टूडेंट, दे आर नॉट आस्किंग यू टू फाइंड आउट द मीन एंड ऑल दिस थिंग्स, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे विल आस्क यू अबाउट द आइडिया कि मीन मीडियन मोड आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, वेरिएशन आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एप्टीट्यूड, ओके। बाकी स्टूडेंट्स को क्या लगता है इसके बारे में? The trends of two quantities over 5 years are shown in the graph. ठीक है, तो which of the following are valid inferences? The mean values of the quantities are nearly equal. The variations in two quantities are nearly equal. Quantity 1 varies less over the given period as compared to quantity 2. चलिए, नम्रता दुबे, unmute yourself. नम्रता दुबे, unmute yourself. Please be little louder. आपकी डिवाइस सामने लेकर बात करिए, हो जाएगा। हेलो, इतना स्लो कम क्यों आ रहा है वॉइस? हेलो, यस नम्रता बताइए। नॉट एबल टू हियर यू। जस्ट 1 मिनट, आई कैन नॉट हियर यू। एक मिनट। हेलो बताइए तो। नो, इट्स कमिंग फ्रॉम हियर। हाँ बताइए। ओके ओके, मीन पोजीशन का मतलब क्या है? मीन पोजीशन मतलब बता रहे हो आप? अच्छा सुन लेते हैं आपको पहले, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, देन ऑप्शन बी। ओके, बहुत खूब, देन ऑप्शन सी। फैंटास्टिक, दैट्स द स्पिरिट, बहुत अच्छा, ओके। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सोचा। मैं इसमें कुछ टेक्निक्स ऐड करता हूं जो आपने यूज नहीं किया। तो देखिए ग्राफ में मीन को कैसे डिनोट किया जाएगा, बहुत बढ़िया टेक्निक है, सोचिए। देखिए ये है क्वांटिटी 2 का ग्राफ, ये है क्वांटिटी 1 का ग्राफ। मीन का मतलब होता है स्टूडेंट इसके बीच में जो लाइन होता है, अब देखिए क्वांटिटी 1 जो है उसके बराबर सिमेट्रिकल एक लाइन खींच लीजिए, वही होगा मीन का वैल्यू। फिर से बता रहा हूं, मान लीजिए कुछ भी ग्राफ है, सिमेट्रिकल ग्राफ है, तो इसके बीच में जो लाइन जाएगा दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ द मीन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, बहुत सारे पीवाईक्यूज में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, देख लीजिए। तो देखिए मिडिल वाला लाइन क्वांटिटी 1 का यहां पे हो जाएगा, अगर ब्लू लाइन खींचते हो ये बिगर 1 क्वांटिटी 2 पे, तो देखिए वो भी करीब इसके ऊपर भी जाएगा। सो दे आर नियरली इक्वल बिकॉज़ मिडिल वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू का जो यहां पे ग्राफ होगा दैट शुड बी एकदम एक के ऊपर दूसरा कोइंसिडेंट होगा। So in simple language, the mean values of the quantities are nearly equal. This is perfectly okay. Okay. Then nicely said by Namrata Dubey. Nicely said by Namrata that the variations in two quantities are nearly equal. ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? वेरिएशन का मतलब आप देख सकते हो क्वांटिटी 1 का वेरी कम हो रहा है। अगर मान लीजिए ये रोहित शर्मा का नंबर ऑफ मैचेस में उसका जो स्कोर है और विराट कोहली का स्कोर है, इसको लेकर आप कंपेयर करोगे, इट्स प्रीटी सिंपल। मान लीजिए दोनों का मीन सेम हो रहा है दिन दो केसेस में, लेकिन जो रोहित शर्मा 0 भी किया 200 भी कर रहा है और विराट कोहली जो है उसका परफॉर्मेंस करीब कांस्टेंट, मतलब उसका वेरिएशन कम है, लेकिन दोनों का देखिए मीन सेम है। मान लीजिए 55 का एवरेज है, लेकिन वेरिएशन एक का ज्यादा है, एक का कम है। वेरिएशन कम होगा तो एक्यूरेसी ज्यादा है, उसका एक्सपेक्टेशन ज्यादा आ सकता है। तो एनीवे, तो स्टूडेंट देख सकते हो क्वांटिटी 1 और 2 में वेरिएशन का अंतर है, वेरिएशन अलग होता है और क्वांटिटी 1 में वेरिएशन बहुत कम है, क्वांटिटी 2 में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो वेरिएशन या फिर स्टैंडर्ड डिवीएशन, अगर आप देखोगे वेरिएशन का रूट ओवर ऑफ वेरिएंस शुड बी स्टैंडर्ड डिवीएशन। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ वेरिएंस ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है, ठीक है, यानी कितना रेंज पे जो डेटा सेट है वो कितना रेंज पे फैला हुआ है, ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन बता रहा है। इसको हम डिस्पर्शन डिपेंड कर, ये दोनों चीज है, एक वेरिएंस एक स्टैंडर्ड डिवीएशन। तो ये दोनों का वैल्यू देखिए हो सकता है अलग, लेकिन दोनों का मीन यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी सेम हो सकता है, मीन मीडियन मोड, ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी होता है। ये सारी चीज बात करेंगे हम बहुत अच्छे से एवरेज एंड स्टैटिस्टिक्स वाला क्लास में, ठीक है ना। तो देखिए वेरिएशंस अलग है, क्वांटिटी 1 वेरीज लेस ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एज कंपेयर्ड टू क्वांटिटी 2, ऑब्वियसली बात है। सो ऑप्शन ए एंड सी आर ट्रू, दैट्स इट, ठीक है। बहुत अच्छा सोचा आप लोगों ने, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सोचा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बताइए।
फैंटास्टिक फैंटास्टिक स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो देखिए आज जो 1 आवर 40 मिनट्स का मेहनत हुआ उसके बाद रंग ला रहा है, क्योंकि मैं रिजल्ट देख पा रहा हूं स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट 100% तरीके से सही ढंग से आंसर दे रहा है। और यही मेरा आपसे वादा था कि बाय द एंड ऑफ द क्लास यू विल गेट ट्यून्ड टू द आइडियाज, हाउ टू थिंक, हाउ टू एक्ट इन दोस क्वेश्चंस। ओके, वेरी वेरी गुड। शायद अबू बकर, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल लाउडली व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर एंड व्हाई इट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड इवनिंग अबू बकर, बताइए आपका क्लास कैसा रहा, आपको कैसा लगा? सर बहुत खूब सर। बहुत खूब, बढ़िया बढ़िया। अब बताइए आपको कौन सा लगता है, कौन सा आंसर सही है, क्यों सही है? सर इसमें ग्राफ में बताया गया है कि रेनफॉल मंडे को थोड़ा कम हुआ ओके, और टेम्परेचर जो है ज्यादा था मंडे के, तो इंक्रीज होते होते रेनफॉल जो है फ्राइडे तक तो कंटिन्यूस होता रहा है, तो मॉइस्चर जो है थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा हो गई। हाँ अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको मैं क्वेश्चन करता हूं, ठीक है? क्वेश्चन में बताया गया द ग्राफ बिलो शोज द रेनफॉल एंड टेंपरेचर एट अ प्लेस ओवर 1 वीक, व्हिच डे ऑफ द वीक वुड फील मोस्ट ह्यूमिड। आप मुझे बताइए ह्यूमिड का मीनिंग क्या है? वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएगा, वेपर ज्यादा हो जाएगा, राइट? अभी बताइए अबू बकर, आप मुझे बताइए, आपके पास एक कोका कोला का बोतल है, ठीक है? उसके ऊपर जो ये जो आप लगाते हो ना, उसको क्या बताते हो? कैप। कैप कोका कोला का जो बोतल है उसके ऊपर जो कैप है उसमें आप पानी ले लिया, इतना सा पानी, और टेंपरेचर खतरनाक टेंपरेचर है, 100 डिग्री टेंपरेचर, ठीक है? बहुत ज्यादा टेंपरेचर है, लेकिन आपके पास पानी है बस कोका कोला का कैप में ही, और उस तरफ एक समुद्र है लेकिन टेंपरेचर बहुत कम है, मान लीजिए 30-40 डिग्री है, 40 डिग्री है, बहुत कोल्ड हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। 5 डिग्री टेंपरेचर में कहां पे वेपर क्रिएट होगा? आप मुझे बताइए कि टेंपरेचर जो है मान लीजिए वहां पे 30 है, वहां पे 100 डिग्री है, और यहाँ पे कोका कोला का कैप में आपने वाटर रखा और उसमें पूरा समुद्र है, वेपर कहां पे ज्यादा आएगा? अबू बकर बताइए। वाटर जो समुद्र के पास बहुत खूब। तो देखिए टेंपरेचर के साथ साथ पानी भी तो होना चाहिए ना। आपका टेंपरेचर बहुत खतरनाक है लेकिन पानी ही नहीं है, वेपर कहां से आएगा, राइट? तो हमको ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना चाहिए जहां पे ठंडी भी बहुत नहीं है, टेंपरेचर ढंग का है और पानी बेहतरीन तरीके से है, राइट? तो अभी बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन है ऐसा? फ्राइडे तक तो अच्छी बारिश हुई, तो उसमें पानी जो ज्यादा हो गया, अच्छी तरह से पानी आ गया, और ऊपर भी पानी आ गया, उसके बाद टेम्परेचर भी सैटरडे अच्छी तरह। देखिए फ्राइडे में क्या है, टेंपरेचर थोड़ा कम है, पानी उससे कम है, लेकिन फ्राइडे सैटरडे में आप देखिए उससे ज्यादा टेंपरेचर भी है और रेनफॉल भी है ना, तो सैटरडे और भी बेहतरीन है ना। अब मान लीजिए इससे ज्यादा टेंपरेचर यहाँ पे है तो कंफ्यूजन ये क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट टेंपरेचर यहाँ पे ही है। तो लेकिन देखिए भाई साहब यहाँ पे पानी कहाँ पे है? कोका कोला के बोतल के कैप में अगर पानी रखोगे कितना वेपर क्रिएट होगा, राइट? तो रेनफॉल मार्च भी मैक्सिमम होना चाहिए और उसके साथ साथ एक अच्छे से टेंपरेचर भी होना चाहिए। यहाँ पर अगर टेंपरेचर बहुत फॉल कर जाएगा ऑब्वियसली ज्यादा कन्वर्शन नहीं होगा, बट इज वेरी नेसेसरी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टेंपरेचर अगर अच्छा है तो मेन फैक्ट इज वाटर बहुत होना चाहिए मॉलिक्यूल क्रिएट होने के लिए। व्हाट माय पॉइंट? क्लियर हो गया ना, क्रिस्टल क्लियर? तो देखिए आप बिल्कुल सही थे अबू बकर, सैटरडे शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट? सारे स्टूडेंट के लिए क्लियर है, थैंक यू सो मच। शायद अबू बकर, बाकी स्टूडेंट बताइए सीसी इज नॉट इट क्लियर? बहुत खूब बहुत खूब, सारे स्टूडेंट के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो ही गया है तो देख लेते हैं और कुछ है क्या, और कुछ तो नहीं है। तो इतना ही था, देखिए इतना काफी है जो नॉलेज हम लोग ने बिल्डअप कर लिया आज के दिन पे एक साथ बैठकर। ये बहुत काम का नॉलेज है, इसमें बहुत कुछ सीख लिया आपने, अभी सही ढंग से एप्लीकेशन करना आना चाहिए, ठीक है? सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडेस